नमस्ते। आप सभी का यहाँ स्वागत है। हमारे चैनल पर जो नए आए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं। इससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। आज हम स्वागत करते हैं अशोक कुमार द्विवेदी जी का, जो वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। आज का हमारा ये विषय है, राजनीति में दिव्यांग जनों का महत्व क्या है और उनके लिए हम अनुकूल वातावरण कैसे बना सकते हैं। तो अशोक जी, आपसे अनुरोध है कि कृपया आप इस विषय पर प्रकाश डालें और अपने विचार प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मन की बात आज आपने कह दी। रियली हम तो सोच रहे थे, कई स्थानों पर गए, इस पर चर्चा भी किया हमने। RPWD एक्ट की जब हम बात करते हैं या भारतीय संविधान की जब बात करते हैं, इक्वलिटी की जब हम बात करते हैं, समानता के अधिकार की बात करते हैं, या जब दिव्यांग जनों को ये बोलते हैं कि समावेशी भारत के सभ्य नागरिक होने के नाते राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, उनकी बात सोचते हैं, तो निश्चित रूप से अपने में जो पॉलिटिकल बैरियर है इसको रिमूव करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। RPWD एक्ट 2016 की सेक्शन 2C में बैरियर्स की डेफिनेशन दी हुई है। उसमें जो डेफिनेशन दी गई उसमें स्ट्रक्चरल बैरियर भी है, इंस्टीट्यूशनल बैरियर भी है, एटीट्यूडनल बैरियर भी है, साथ साथ पॉलिटिकल बैरियर भी है। तो पॉलिटिकल बैरियर क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें 2014 से पहले जाना पड़ेगा। अगर आपने 2014 का चुनाव देखा हो, वो चाहे MP का रहा हो, चाहे MLA का रहा हो, यानी असेंबली का रहा हो या पार्लियामेंट का रहा हो, तो आपने देखा होगा कि दिव्यांग जनों के लिए अलग से रैंप बन रही है और अलग से उनके लिए ट्राईसाइकिल्स की व्यवस्था हो रही है कि वहां पर वोट डाले जरूर जाएं। जो वहां के लोग हैं वो लगा दिए गए, नहीं एक भी दिव्यांग छूटना नहीं चाहिए, सबको इलेक्शन में आना ही चाहिए। अब हुआ क्या, जो पॉलिटिकल बैरियर है, पॉलिटिकल बैरियर सिर्फ यहीं तक नहीं है, पॉलिटिकल बैरियर सिर्फ यहीं तक नहीं है। आपने जो पॉलिटिकल बैरियर का कॉन्सेप्ट था, जो पार्लियामेंट ने पास किया, उसको तो किनारे कर दिया आपने। बिल्कुल। एक्सेसिबिलिटी इज डिफरेंट थिंग। हम जब राइट टू वोट करने जाते हैं, वो हमारा अधिकार है, और जब हम वोट डालने के लिए जाते हैं तो वहां पर बैरियर फिर तो होना ही चाहिए। तो यूं कह सकते हैं कि एक्सेसिबिलिटी हो गई हमारी। हमें याद है जब हम ये नहीं हुआ था, एक्ट भी थे, वोट डालने तब भी जाते थे। हाँ। आज भी वोट डालने जाते हैं। बिल्कुल। वो चाहे ग्राम प्रधानी का वोट हो, विलेज पंचायत का, या कुछ और तरह का वोट हो। हाँ, बिल्कुल। तो सिर्फ वोट डालने का जो अधिकार है वो तो हमारी एक्सेसिबिलिटी हो गए, और आपने ऐसा कर दिया कि यू आर वेस्टेड विद राइट टू अवेल योर राइट। इतने तो है, लेकिन जो पॉलिटिकल बैरियर वहां पे आया उसका कॉन्सेप्ट ही कुछ अलग है। आप देखिए, जितनी भी योजनाएं बनती हैं, जितने भी कानून बनते हैं, वो जो डिसेबिलिटी का एस्पेक्ट है, दिव्यांगजन का एस्पेक्ट है, उनसे जिस तरह की बात आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है। उसका कारण यही है, मैं साफ साफ बताऊं यहां पर, कि जाके पांव न फटी बेवाई सो का जाने पीर पर आई। जिसको जो दिव्यांग है वही ये महसूस कर सकता है कि वास्तव में दर्द कहां है और दर्द को कैसे मिटाया जा सकता है। सामान्य व्यक्ति हो सकता है, बहुत संवेदनशील व्यक्ति है, वो समझ सकते हैं इस बात को, लेकिन जब वो व्यक्ति जो दिव्यांग है उन बातों को जब वहां चर्चा के दौरान संसद में उठाएगा या विधानसभा में उठाएगा, विधान परिषद में उठाएगा, तब आप देखेंगे जो नीति बनेगी वह इस तरह की होगी कि जिसमें दिव्यांगजन पूरी की पूरी तरह समावेशित हो जाएंगे और सहभाग भी हो जाएगा। दूर मत जाइए, अभी आप देखेंगे कोरोना काल में, अभी आपने देखा होगा आर्थिक पैकेज आए हैं, घोषणा की गई है। हाँ। जरा सा बिल्कुल उसको सूक्ष्म उसका गहन अध्ययन करें आप, तो बहुत ज्यादा जाने पर आप देखेंगे कि दिव्यांगजन के नाम पर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। हाँ। एक तरफ हम ये कह सकते हैं कि चूंकि दिव्यांगजन ही भारत के नागरिक हैं और नागरिक होने के नाते उनको वहां से आर्थिक पैकेज से हटाया नहीं गया है, लेकिन दिव्यांगजनों की परिस्थिति विशेष होती है, उनको आपको एम्पावर करने के लिए विशेष योजनाएं बनानी पड़ेंगी। हाँ, और भारतीय संविधान का जो पार्ट 4 कहता है वो भी यही कहता है। हाँ।
तो पार्ट 4 सोशल सिक्योरिटी को लेते हुए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की बात को लेते हुए जो हम बात करते हैं, तो ये बात साफ साफ झलक रही है कि अगर दिव्यांगजन वहां पर होते या उस समिति में होते या जो जिस समिति ने ड्राफ्ट किया उस समिति में होते, तो भी आप देखते कि इसका इंपैक्ट सोसाइटी पर बहुत डिफरेंट आता। ठीक है, अभी जैसे सब लोग हैं वैसे दिव्यांगजन भी हैं और होना भी चाहिए। हम इसका समर्थन भी करते हैं। दिव्यांगजन को अलग से ज्यादा देते 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 एक तरह से भिखारीपन की प्रवृत्ति आ जाती है। लेकिन इसके बावजूद ये तो निगेटिव पक्ष उसका हो गया, लेकिन पॉजिटिव पक्ष भी तो उसका है। कुछ लोग ऐसे हैं जो संसाधन विहीन है। अगर दिव्यांगजन को, जैसे आपने भी पेंशन की मैंने चर्चा किया पिछले एपिसोड में, और एक 25% हायर उसकी पेंशन दी जाएगी, अगर ये बात यहां भी आ जाती, ठीक है उनको और सब लोगों को तो इतना दे रहे हैं, जो दिव्यांगजन होंगे अगर वो कुछ कर रहे होंगे या आर्थिक पैकेज में दिव्यांगजन की बात आएगी 25%, 10%, 5%, व्हाटएवर में कुछ भी दे सकते थे। तो अगर उसको बढ़ा देते तो उनकी स्थिति समाज में और सुदृढ़ हो जाती और जो समाज के लोग उनको उपेक्षित करते हैं एक संदेश जाता कि नहीं, इनकी उपेक्षा नहीं करनी है, बल्कि देखिए सरकार भी इनके लिए चिंतनशील है और हमें इनको आगे बढ़ाना है, अपने पांव पे खड़े हो सकते थे। बिल्कुल। आप देखेंगे कि जो एमपी का इलेक्शन होता है, विधायक का इलेक्शन होता है, आपने देखा होगा कुछ सुरक्षित सीट होती है, वो SC ST के होंगे इसलिए उनके लिए सुरक्षित हो गई, वहां कोई तीसरा इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। SC ST के लिए जो सीट रिजर्व हो गई वहां कोई तीसरा इलेक्शन नहीं लड़ सकता, नामांकन दाखिल नहीं कर सकता है सामान्य होने के नाते। आप देखेंगे ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, महिला सीट हो जाती है, OBC सीट हो जाती है, रिजर्व कर देते हैं। हम ये मानते हैं कि भारत के नागरिक होने के नाते दिव्यांगजन को अलग से नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो जो आप और लोगों को दे रहे हो फिर उसको क्यों दे रहे हो, उसको भी खत्म करो ना। हाँ, बिल्कुल। समानता। दिव्यांगजन, अगर हम कंपैरिजन करें दिव्यांगजन का और SC ST का और महिलाओं का, तो आप देखेंगे दिव्यांगजन बिल्कुल निचले पायदान पे है। शुरू से उसका शोषण होता रहा, शुरू से लोगों ने उसको किनारे किया, चाहे राजनीतिक रहे हों या कोई व्यक्ति रहे हों, किसी ने ध्यान नहीं दिया उनके ऊपर। अगर वो ध्यान दिए होते तो आज ये बात हमको कहने की जरूरत ही ना पड़ती। बिल्कुल। तो इसलिए जो पॉलिटिकल कंसेप्ट वहां पे आया है सेक्शन 2C में, अगर उसको ट्रू स्पिरिट में देखें, सत्य भाव में देखें, जिस भाव से वो बात लाई गई है, तो उसका मतलब ही यही है पॉलिटिकल बैरियर हटाने का कि विधान परिषद से लेके ग्राम पंचायत से लेके निचले पायदान से लेके ऊपरी पायदान तक नीति बनाने में या वहां पे जो राजनीतिक बाधाएं उनको दूर करने में इनकी सहभागिता ली जाएगी। और तभी हो सकती है जब इनको वहां पे आप नामित करोगे, चाहे सदस्य के रूप में, चाहे इनको इलेक्शन लगा के। कोई भी राजनीतिक दल अभी तक ऐसा नहीं आया जैसे दिव्यांगजन को ये कहो नहीं ये हमारे प्रतिनिधि के रूप में लड़ेंगे इलेक्शन। किसी भी राजनीतिक दल में हमने अभी तक नहीं सुना है। हो सकता है, अच्छी बात है। पूर्व में एक दल था, उसमें नाम नहीं लूंगा मैं, वो थे दिव्यांग थे, व्हील चेयर पे जाया करते थे, लेकिन एक भी विषय उन्होंने दिव्यांगजन के लिए ना तो पार्लियामेंट में कभी उठाया, ना असेंबली में, मतलब ना राज्यसभा, ना विधानसभा, ना संसद, कहीं भी कोई सवाल उन्होंने उठाया ही नहीं। इसलिए कि वो बड़े अमीर आदमी थे, उनको दिव्यांगजन की वास्तविक पीड़ा का एहसास ही नहीं था, जमीन पे रहता है। तो जो पॉलिटिकल बैरियर है उसको हटाने के लिए सरकारों को निश्चित रूप से प्रावधान करना पड़ेगा कि कम से कम 2 सीट या 3 सीट या 5 सीट, 525 का है ना, तो अगर हम 100 पर 5 की बात करते हैं तो चाहिए तो 25 सीट। अगर 25 सीट, कम से कम 4-5 सीट तो संसद में होनी ही चाहिए, हर विधानसभा में 4-5 सीट होनी ही चाहिए, विधान परिषद में भी होनी चाहिए। और जो ग्राम पंचायतें होती हैं या जो जिला पंचायतें हैं वहां भी कुछ सीट उनको रिजर्व होनी चाहिए। तभी तो पॉलिटिकल बैरियर का असली रूप में जमा पहना पाओगे। और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की बात करें, भारतीय संविधान की बात करें, तो आप देखेंगे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में सेक्शन 2C में पॉलिटिकल बात को लिखने के बाद पूरे एक्ट में, पूरे रूल्स में कहीं भी ये चर्चा हुई ही नहीं कि दिव्यांगजन को भी और आयु कुछ करना या नहीं, सिर्फ राइट टू वोट तक उनको सीमित कर दिया। तो राइट टू वोट तो भैया पहले भी था, 18 साल के होने के बाद तो राइट टू वोट के काबिल हो ही जाते थे। और जिनको इलेक्शन लड़ना होता था, कोई उनको प्रधानी के इलेक्शन में पे कंधे बिठा के ले जाता था, कोई साइकिल पे, जैसे कोई ठेले पे जाते थे, वोट डाल के आते थे वो। बिल्कुल। तो अगर इतना ही करना था तो एसेसिव, मैं यहाँ पे जो डिफिनेशन देना चाह रहा हूं, एसेसिबिलिटी इज डिफरेंट थिंग, पॉलिटिकल बैरियर इज डिफरेंट थिंग। तो पॉलिटिकल बैरियर हटाने के लिए हमें काम करना है। एसेसिबिलिटी तो हो ही रही है, उसके लिए एक दिन का काम नहीं है, लगातार वो काम करना पड़ेगा। क्योंकि जो आप एसेसिबिलिटी की बात कर रहे हो वो स्ट्रक्चरल बैरियर है कि चूंकि दिव्यांगजन वहां जा नहीं सकता इसलिए उसको जाने के लिए आप व्यवस्था कर रहे हो, ये एसेसिबिलिटी का बैरियर आप हटा रहे हो।
स्ट्रक्चरल बैरियर आप हटा लो, लेकिन पॉलिटिकल बैरियर नहीं हटा लो। बिल्कुल। तो पॉलिटिकल, चूंकि इलेक्शन में पार्टिसिपेशन होना ये डिफरेंट थिंग है। तो यहां पे मैं निवेदन इतनी करना चाहूंगा सरकारों से भी और सभी लोगों से भी कि वो पॉलिटिकल बैरियर दूर हो दिव्यांगजन के लिए, क्योंकि दिव्यांगता किसको कब आ जाएगी कुछ नहीं पता है। और 21 प्रकार की दिव्यांगता है, यहां तक कि एसिड अटैक और ड्वार्फिज्म जो बौनापन होता है वो भी दिव्यांगता में है। तो ऐसी परिस्थिति में जब 21 प्रकार की दिव्यांगता हो गई है तो हमें सोचना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं सोचेंगे तो आज नहीं तो कल इसके दुखद परिणाम भी आने स्वाभाविक हैं। और इसके लिए हम सिर्फ सरकार को दोषी नहीं ठहराते, इसके लिए हमारे दिव्यांगजन भी दोषी हैं। कारण कि दिव्यांगजन हमारे जो बंधु हैं इनमें भी यूनिटी नहीं है। कोई उस दल में, कोई जाति में, कोई किसी में बटा हुआ है। और कुछ तो ऐसे हैं इनको शाम को 250 ग्राम मिल जाता है, चौराहे झंडा लगा खड़े हो जाते हैं। वो उनके अपने स्वार्थ भी हैं, तो उनको भी अपने स्वाभिमान को बचाना पड़ेगा, अपने सम्मान को बचाते हुए आगे आना पड़ेगा। जहां दिव्यांगजन की बात हो वहां पे एक आवाज में होकर, एक होकर के आवाज उठानी पड़ेगी, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे और तभी भारत को सशक्त बना पाएंगे। क्योंकि जब बात करते हैं भारत को बनाने की तो अर्थव्यवस्था में दिव्यांगजन का भी महत्वपूर्ण योगदान है। और वो जो योगदान है उसके लिए दिव्यांगजन को भी आगे आना पड़ेगा, सरकार को भी सोचना पड़ेगा हर दृष्टिकोण से। इसीलिए हमें बात कर रहे हैं। और हम तो ये कहते हैं, इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं उनसे निवेदन करेंगे कि अगर आपको ये बात हमारी पसंद आती है, आपको लगता है कि नहीं हम सही बोल रहे हैं, तो आपको चाहिए सब्सक्राइब और लाइक ही ना करिए, बल्कि शेयर के साथ साथ एक जन जागरण पैदा करिए, एक इसको तूफान बना दीजिए, आंधी बना दीजिए। जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना मुड़ता है, ऐसा भाव, ऐसा वातावरण बना के मजबूर कर दिए सरकार को कि दिव्यांगजन को भी समावेशी भारत की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान मिले। बिल्कुल। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही नीचे कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। धन्यवाद। नमस्ते, वंदन।